साल 1919 से 1923 भारतीय इतिहास के ये वो 4 साल हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई का पूरा रुख ही मोड़ दिया था। चलिए आज समझते हैं इस तूफानी दौर की कहानी को। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे 1919 में बस एक कानून एक अकेली चिंगारी की तरह पूरे देश में आग लगा देता है। ये हुआ कैसे? और इस आग से जो बड़े बड़े आंदोलन खड़े हुए वो अचानक रुक क्यों गए? चलिए जानते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद। उस वक्त भारत को आज़ादी की बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जो दमन का प्रतीक बन गया, जिसे कहा गया बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने पास किया रॉलेट एक्ट। देखिए, ये एक बहुत ही कठोर कानून था। इस सरकार को ये ताकत देता था कि वो किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रख सकती थी। इसे लोगों ने ब्लैक बिल का नाम दिया, और सही भी था, क्योंकि ये तो लोगों के सबसे बुनियादी अधिकारों पर सीधा सीधा हमला था। अब इस अन्याय के जवाब में महात्मा गांधी ने पूरे देश से एक साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने देश भर में एक हड़ताल बुलाई और लॉन्च किया रॉलेट सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी सत्य की शक्ति पर आधारित उनका ये दर्शन अन्याय के खिलाफ बिना हिंसा के लड़ने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका था। लेकिन शांति और अहिंसा की इस अपील का जो जवाब मिला वो इतनी क्रूरता से भरा था कि उसने भारत के इतिहास पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा छोड़ दिया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हुए थे। वो अपने दो नेताओं सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी का शांति से विरोध कर रहे थे। आपको बता दूं, उस भीड़ में औरतें और बच्चे भी शामिल थे। सब कुछ बहुत पीसफुल था। लेकिन तभी जनरल आर डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंच गया। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही रास्ता था उसे बंद करवा दिया, और फिर बिना किसी चेतावनी के उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। जो तबाही हुई वो कल्पना से भी परे थी। सरकारी आंकड़े कुछ भी कहें, पर हजारों लोग घायल हुए और सैकड़ों मारे गए। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये एक ऐसा सदमा था जिसने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। इस नरसंहार के विरोध में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों से मिली नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उन्होंने कहा, अब वो समय आ गया है जब सम्मान के ये प्रतीक अपमान के इस माहौल में हमारी बेबसी को और भी ज्यादा उजागर करते हैं। ये दिखाता है कि लोगों की भावनाएं कितनी ज्यादा आहत हुई थीं। अब जलियांवाला बाग से जो गुस्सा उठा उसने दो बड़े आंदोलनों को जन्म दिया, और ये पहली बार था जब हिंदू और मुसलमान ब्रिटिश शासन के खिलाफ इतनी मजबूती से एक साथ खड़े हुए। एक था खिलाफत आंदोलन। इसे अली भाइयों यानी मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। ये असल में तुर्की के खलीफा के अपमान के खिलाफ था, जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान अपना आध्यात्मिक नेता मानते थे। और दूसरा था गांधी जी का असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का एक सुनहरा अवसर माना। अब असहयोग की रणनीति बिल्कुल साफ और सीधी थी। पहला कदम, ब्रिटिश अदालतों और काउंसिलों का बहिष्कार करो। दूसरा, सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दो। तीसरा, विदेशी सामान खरीदना बंद कर दो। और चौथा कदम, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दो। मकसद ये था कि ब्रिटिश शासन को शांति से, बिना हिंसा के पूरी तरह से ठप कर दिया जाए। इस आंदोलन का असर इतना जबरदस्त था कि सोचिए, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और वल्लभ भाई पटेल जैसे देश के बड़े बड़े वकीलों ने अपनी लाखों की प्रैक्टिस छोड़ दी और आंदोलन में कूद पड़े। ये आंदोलन बहुत बहुत सफल हो रहा था। पूरा देश एक साथ खड़ा था और ब्रिटिश सरकार पर जबरदस्त दबाव था। तो फिर ये सब अचानक रुक क्यों गया? जब सब कुछ सही जा रहा था तो ब्रेक क्यों लगा? इसका जवाब हमें मिलता है एक छोटी सी जगह पर हुई एक बहुत बड़ी घटना में। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। जैसे ही ये खबर गांधी जी तक पहुंची, वो स्तब्ध रह गए। वो हिंसा से इतना दुखी हुए कि अपने अहिंसा के सिद्धांत पर टिके रहते हुए ठीक एक हफ्ते बाद 12 फरवरी को उन्होंने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। गांधी जी का ये फैसला किसी झटके से कम नहीं था। इसने स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा ही बदल दी और भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत गहरी बहस छेड़ दी। इस एक फैसले से नेताओं के बीच एक बड़ा मतभेद पैदा हो गया। एक तरफ थे गांधी जी,
जिनका मानना था कि देश अभी अहिंसक लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जैसे कई बड़े नेता थे, जिन्हें लगा कि एक अकेली घटना की वजह से पूरे देश के जोश और एकता पर पानी फेर देना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। और इसी वैचारिक मतभेद का सीधा नतीजा था 1923 में स्वराज पार्टी का गठन, जिसे सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था। अब स्वराज पार्टी की जो रणनीति थी वो बिल्कुल अलग थी। उन्होंने कहा कि हम परिषदों का बहिष्कार नहीं करेंगे, बल्कि चुनाव लड़कर उनके अंदर जाएंगे। उनका लक्ष्य था कि सिस्टम का हिस्सा बनकर अंदर से ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध किया जाए और उनके काम में अड़चन डाली जाए। और ये हमें आज के हमारे सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ता है, क्या किसी नेता का अपने सिद्धांतों के प्रति इतना अटूट होना एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन को उसके चरम पर रोकने को सही ठहराता है? इस पर सोचिएगा जरूर। अगर आप इसी वीडियो के बेस्ट क्वालिटी नोट्स चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।